the answer of section B, set 1, class 12th chemistry. And in order to follow the next question, now we are on the question number 17, that is from the set 1, and it was the question from 2024. So let's see what question number 17 is saying. State Collard's law of independent migration of ions. This question is from the unit electrochemistry. So we have to just state the law of independent migration, means Collard's law की बात कर रहे हैं. So how we will state this one? यहाँ पे means you have to be totally mug up the answer because we can't do any change in the statement. जब कोई law आता है, law में हम कुछ भी खुद इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. वी हैव टू बी रिप्रेजेंट एज इट इज. सो हाउ वी विल राइट दिस वन? लेट राइट द आंसर, दैट इज द आंसर नंबर 17 एंड Collard's. What Collard's law states? Collard's law of independent migration of ions. What it states that their molar conductivity. Molar conductivity क्या होती है? Conductivity at infinite dilution of an electrolyte. The molar conductivity of an electrolyte is the sum of the individual contribution of the anion, जो negative ions होंगे after dissociation, and of the cation of an electrolyte. जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के कारण डिसोशिएट कर रहे हैं, उसका जो मोलार कंडक्टिविटी होगी दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल जो भी आयंस होंगे, कैटायन है, एनायन है. सो हाउ विल राइट द मोलार कंडक्टिविटी? किस तरह लिख सकते हैं? इफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे जो मैंने ये V प्लस लिखा है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कैटायन आफ्टर द डिसोसिएशन. कौन से आयन है ये? जो पॉजिटिव है. एंड दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी किसकी? जो कि पॉजिटिव आयंस है, मींस कैटायंस है, प्लस that is molar conductivity of the anions. So this is the mathematical expression how we will represent the Collard's law of independent migration of ions. It states that कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटी होती है, मींस द कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, that is the sum of the molar conductivity of individual contribution of the cation and anion. Here V plus equal to number of the cation after dissociation. किसका डिसोसिएशन करना है? इलेक्ट्रोलाइट का. आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. एंड मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड लैम्डा m प्लस इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ the cation. Same V minus means number of anion after
dissociation of an electrolyte and lambda नॉट, यहाँ पे जो मोलार कंडक्टिविटी है दैट इज मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइंस ऑफ सॉरी एनाइंस, नेगेटिव साइन है सो एनाइन के लिए. सो हियर हाउ वी विल गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी जो लैम्डा नॉट एम है, माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस का साइन है प्लस का साइन है, दिस इज दी मोलार कंडक्टिविटी किसकी, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. तो किस तरह से मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस इज द वे वी कैन एक्सप्रेस दिस वन. तो ये कोलार्च लॉ हो गया हमारे पास. नेक्स्ट द क्वेश्चन इसी में 17 जो है 1 मार्क, दो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स इसके लिए है. और मींस इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस पोर्शन नो इशू एट ऑल, बिकॉज क्वेश्चन जो है दैट वाज फॉर दी 1 मार्क. तो जैसा क्वेश्चन है जैसी उसकी वेटेज है उसके हिसाब से लिखे. इफ दिस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, अगर इसी पे 2 मार्क्स होते तो आप इस तरह से उसे एलोबरेट कर सकते थे. बट हियर द क्वेश्चन डिवाइडेड एज इनटू वन पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट है उसका और उसमें 1 ही मार्क है. तो आप अगर सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं देन यू विल गेट द मार्क्स. और अगर 2 मार्क क्वेश्चन है तो आप किसी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एसिटिक एसिड, तो उसके लिए भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी किसकी हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड का लेना है, दैट इज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो यहाँ पे आप इस तरह पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ द क्वेश्चन कैरी 2 मार्क इटसेल्फ. बट क्योंकि यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक नंबर में क्वेश्चन है, तो जस्ट राइट द स्टेटमेंट ओनली. Now next question is Faraday's first law of electrolysis. Again 1 mark है, means we have to just give the statement. So अगर हम Faraday law लिख रहे हैं, first law लिखना है, and this question is again from the unit electrochemistry में से है. तो Faraday first law क्या कहता है, the chemical reaction, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट एन इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रिसिटी पास्ट. कितनी पास की होगी उतना ही रिएक्शन वहां पे होगा. सो हाउ विल राइट दिस वन, फैराडे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. 1 मार्क के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में. तो दिस लॉ और दिस स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होगा, किसी इलेक्ट्रोड पे होगा. सो द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑन करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑन पासिंग current or electricity, on passing current or electricity is directly proportional to the amount of current passed through
बाय भी कर सकते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन aqueous और molten state. ठीक है, सो दिस इज दी फैराडे लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का. इसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, दैट इज हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट, जो यहाँ पे एलिमेंट है वो कितना डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, एंड वी कैन remove this proportionality sign with the z, that is electrochemical equivalent. तो यहाँ पे हम W को इस तरह में लिख सकते हैं Z, और Q जो है it can be written as I multiply with the time. So this relation can be written as, this is the amount of an element get deposit at an electrode, and here Z is electrochemical कांस्टेंट और इक्विवेलेंट. यहाँ पे ये जो Z है दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, और T यहाँ पे करंट है, सॉरी I यहाँ पे करंट है इन एम्पियर, T यहाँ पे टाइम है, और Q यहाँ पे दैट इज द चार्ज. सो इस तरह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन 1 मार्क है, either you are giving this mathematical expression, then it's okay. अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं then it's okay, because the statement अगर आपने लिख दी है that is more than sufficient. 1 मार्क में हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे तब भी चलेगा. Okay, so now let's move to the next question, and that question is from the, क्वेश्चन को देख के पता चल गया है, दिस इज दी फ्रॉम यूनिट बायोमोलिक्यूल से ये आपका क्वेश्चन है. क्लासिफाई द फॉलोइंग शुगर्स इनटू मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स. इन शुगर को हमने क्लासिफाई करना है वेदर दे आर मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड. क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आपने एनसीईआरटी बुक भी अच्छे से पढ़ी होगी, आप कौन सी हेल्पिंग बुक का यूज करते हैं दैट डजेंट मैटर. इफ अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपकी बहुत अच्छी से डीप स्टडी है, देन इवन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस. सो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, एंड वी आर हैविंग लैक्टोज and then maltose. These sugars you can find easily, and जो ये sugars है हमने क्लासीफाई करना है. गैलेक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड, मीन्स हाफ मार्क्स आपके एक आंसर के लिए हैं. गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है. ग्लूकोज अगेन अ मोनोसेक्राइड. पूरा जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की ही बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, और मेनली मोनोसेक्राइड में हम डी ग्लूकोज के बारे में, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज के बारे में हम सारी जो स्टडी है वो डीप कर लेते हैं. सो ये दोनों जो है दीज आर दी मोनोसेक्राइड. लैक्टोज डाइसेक्राइड है, एंड दैट इज डाइसेक्राइड में वी हैव टू बी, यहाँ पे ऐसा डाइसेक्राइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू वो लिंक्ड होती हैं, तो ये डाइसेक्राइड है. एंड माल्टोज इज अगेन अ डाइसेक्राइड. सो दिस इज द वे वी कैन राइट द आंसर. You can just write and you can get a half marks for your correct answer.